हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक डिटेल्ड के अंदर वन शॉट सारी एनसीईआरटी देखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड एंड बोर्ड्स। अगैन मैंने सिमिलरली जैसे पिछले चैप्टर के अंदर किया था एनसीईआरटी को साइड पर लिख रखा है, राइट। सो हम यहीं से पढ़ने वाले हैं। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कवर्ड है, सो डू नॉट वरी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंट्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसका मतलब होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना विद नॉर्मल फंक्शंस। ये माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यही मतलब होगा, पर इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, यानी सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता। इसके अंदर इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। WHO के अकॉर्डिंग यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर टोटली वेल बीइंग होना, यानी सही होना फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली। ठीक है। एक सोसाइटी जहाँ पर विद फिजिकली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉर्मल इमोशंस एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शंस एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर फिजिकली अगर हम देखें तो सबके पास नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सारे फंक्शन भी सेम कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए, और जो इमोशनली और बिहेवियरल इंट्रैक्शंस हैं बिटवीन द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। उस सोसाइटी को मैं बोलूँगी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब वाई इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर सके, हम रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंट कर सके, इंश्योर कर सके कि जो सेक्शुअल लाइफ है वो सेफ है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, कोई भी मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू सेक्स उसको अवॉइड कर सके, प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड दोनों को इंश्योर कर सके, राइट। देन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या प्रॉब्लम्स थी एंड देन क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई। नेशनल प्रोग्राम्स जो बनाए गए फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंडिया जो था वाज अमंगस्ट द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था टू स्टार्ट एनी एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल, यानी इंडिया जो था वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने एक्शन और प्लान्स और प्रोग्राम्स एक नेशनल लेवल पे स्टार्ट किए थे। एम था हमारा टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, यानी कि इन सारे प्रोग्राम्स का टोटली जो एम था, बेसिकली जो मोटो था वो यही था कि जो टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, यानी टोटल ऑल एस्पेक्ट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम अचीव कर सके। ये जो सारे प्रोग्राम्स थे ये स्टार्ट हुए थे इन द ईयर 1951। इनिशियली इनको हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बोलते थे, लेटर इसको इम्प्रूव, पहले हमने सिर्फ उसे नाम दिया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, राइट। बाद में उसका नाम इम्प्रूव किया और उसको एक्सपैंड भी किया। प्रेजेंट प्रोग्राम जो है वो होता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, विच इज़ योर RCH, है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। हमारा यहाँ पर एम क्या था? आर एम वॉज टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे RCH प्रोग्राम के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस, उसका क्रिएट करना, किस किस एस्पेक्ट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर, देन बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या क्या होते हैं, प्रेगनेंसी केयर कैसे होती है, STDs के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, और उनको क्या क्या प्रोवाइड करना। ये तो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करना और प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, गाइडेंस देना, सपोर्ट देना। गोल था टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। मीडिया और एजुकेशन का क्या रोल था? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज यानी NGOs, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को हम NGOs कहते हैं। इन्होंने ऑडियो विजुअल मीडिया को यूज़ करा, प्रिंट मीडिया को यूज़ करा, अवेयरनेस कैंपेन्स होस्ट करे, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स इनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन को हम स्प्रेड कर सकें और जो भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है उसको हटा सकें। सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर भी ऑर्गेनाइज करी गई, उसको एंकरेज किया गया। जो हम 8th से 10th और 12th के अंदर ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सब कुछ RCH की वजह से ही है, ताकि हमें करेक्ट नॉलेज मिल पाए, हमारे अंदर जो भी मिथ्स हैं उनको रिमूव कर सके, कोई भी मिसकंसेप्शन है वो ना आए, राइट।
इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, STDs एंड एड्स, राइट। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए हर एक इंसान को। ये जो है हेल्प करती है स्पेशली एडोलेसेंस को, ताकि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी पाए, राइट। एजुकेशन अबाउट फैमिली एंड चाइल्ड केयर, यानी पीपल को लोगों को एजुकेट करना चाहिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स के ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन का केयर कैसे करना है उसके ऊपर, पोस्ट नेटल केयर यानी बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड का किस तरीके से ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेल और फीमेल चाइल्ड को देनी चाहिए, राइट। स्मॉल फैमिली नॉर्म है, स्मॉल फैमिली को प्रमोट करना बताना चाहिए, क्योंकि हमें पॉपुलेशन भी एट द एंड कंट्रोल करनी है जो कि विग्रसली बढ़ती जाती है, राइट। ये जो है हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सब चीज़ें जो है हेल्प करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, हेल्दी फैमिलीज को बिल्ड करने में और सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी को बिल्ड करने में, राइट। देन बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस। लोगों को अवेयर होना चाहिए, शुड बी अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। सबको पता होना चाहिए कि अगर अनकंट्रोलेबली इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई, ग्रोथ करती गई, तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सेक्स अब्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में पता होना चाहिए। देन अवेयरनेस जो है वो हेल्प करती है किसको, लोगों को, ताकि वो अच्छे से सोच पाए, थिंक प्रॉपरली, है ना, और जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है उनको ले सकें, अपनी एक हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड कर सकें। मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हमें क्या ज़रूरत है। सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स हमें चाहिए होता है ताकि एक अच्छा, बेसिकली अगर मुझे कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है, एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम मुझे बनाना है, तो मुझे उसके लिए काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहाँ पे मैं लोगों को कैंपेन्स होस्ट कर रही हूँ या मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ पे दूंगी ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, राइट, मटेरियल सपोर्ट चाहिए जो भी मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो अगर मुझे कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या नीड है, बेसिकली ये बताया गया। ये जो है रिक्वायर्ड है, दीज आर नीडेड टू गिव मेडिकल हेल्प टू द प्रेगनेंसी के अंदर, किसी प्रेगनेंसी के अंदर कोई विमेन को हेल्प देने के लिए, डिलीवरी में किसी को हेल्प करने के लिए, STDs के अंदर किसी को हेल्प करने के लिए, अबॉर्शंस में हेल्प करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शंस में हेल्प करने में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में और इनफर्टिलिटी के अंदर, इन सब चीज़ों में मेडिकल हेल्प अगर मुझे देनी है तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, राइट। बेटर टेक्निक्स होंगी और नई स्ट्रैटेजीज होंगी, उसको हमें अगर इंट्रोड्यूस करेंगे रेगुलरली तो हमारे रिजल्ट्स भी जो होंगे वो बेटर होते जाएंगे, राइट। देन बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ फीटस से लिया जाता है, यानी जो फीटस होता है उसके बाहर जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर फीटस प्रेजेंट होता है, फीटस पानी में तो नहीं प्रेजेंट होता, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि उसे शोक एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी शोक नहीं लगने देता, राइट, और साथ में उसको ड्राई होने से भी बचाता है, जो फीटस चाहे वो सूख ना जाए उससे भी उसे बचाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पड़ा होता है, इसी वजह से फीटस के कुछ कुछ सेल्स जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और क्या कर लेते हैं, एक अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो फीटस है उसको कोई जेनेटिक, उसके सेल्स से हम DNA से निकाल लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं होंगे, उसे कोई डाउन सिंड्रोम या ऐसी बीमारी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। पर इससे ना हम बच्चे का सेक्स भी निकाल सकते हैं, राइट, कि वो कौन से जेंडर का है, मेल है या फीमेल है, या फिर मतलब बेसिकली उसका जेंडर पता लग जाता, सेक्स डिटर्मिनेट हो जाता था। इससे ना फीमेल फीटिसाइड होने लग गए थे, यानी कि पहले लोग जो है इसे मिसयूज़ करते थे, सेक्स को डिटरमाइन करवाकर, अगर फीमेल होती थी तो उसे मार देते थे, फीमेल फीटिसाइड कर देते थे। इस वजह से एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन तो नहीं लगा, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, अगर किसी पेरेंट को कुछ भी, मतलब उनको पता होना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि उनके बच्चे को इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, राइट।
इसीलिए एमनियोसेंटेसिस के ऊपर एक स्टैचुएटरी बैन लगाया गया है, बट बैन नहीं लगाया। स्टैचुएटरी यानी सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो एक स्टैचुएटरी बैन लगाया गया है एमनियोसेंटेसिस के ऊपर फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। आई होप इट्स क्लियर। अदर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमने और क्या क्या किया। मास चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया, यानी कि हमने बेटर मेडिकल केयर दी, इम्प्रूव किया हमने। अब जो मैटरनिटी सर्विस होती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को सर्विस दी जाती है। इंक्रीज इन मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, यानी जो डिलीवरीज मेडिकली असिस्टेड होती है उनके अंदर एक नंबर में इंक्रीज देखने को मिला। पोस्ट नेटल केयर, बर्थ के बाद की जो केयर है उसको अच्छा बेटर किया गया। इससे हुआ क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो मदर की डेथ रेट है आफ्टर दी बर्थ वो डिक्रीज हुआ। इन्फेंट का डेथ रेट जो है वो भी कम हुआ, ये तो अच्छी बात है ना। इंक्रीज इन कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज वाले कपल्स बढ़े, ये भी अच्छी बात है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, यानी एसटीडीज जो होते हैं उनका अच्छे से हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उनको हम अच्छे से क्योर कर पा रहे हैं, राइट। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो अच्छे से डिटेक्शन कर पा रहे हैं उनका, और उनको हम क्योर कर पा रहे हैं, राइट। इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, पूरे सोसाइटी की है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। देन बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी जो रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको सपोर्ट करता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर रिसर्च जो है वो सपोर्ट करी जाती है बाय गवर्नमेंट एंड अगेन नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। इनका एम क्या है, ताकि ये नए नए मेथड्स को डेवलप कर सके और जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग रिलीज हुआ है जो कि ये होता है सहेली, जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स, यानी फीमेल्स के लिए एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि डेवलप हुआ है CDRI लखनऊ इंडिया में। कहाँ पे डेवलप हुआ है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, राइट। देन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देखें तो लास्ट सेंचुरी यानी पिछले 100 सालों के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट इन मैनी फील्ड्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी हर फील्ड में डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी फील्ड्स में हमारी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं, लिविंग कंडीशंस भी बहुत अच्छे हो गए हैं। इससे क्या हुआ है, पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, यानी लास्ट 100 सालों में हमारी कंडीशंस काफ़ी बढ़ गई हैं, यानी लिविंग बेटर हो गई हैं बेसिकली, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई। अब जब हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट तो उतना ही है, तो पॉपुलेशन तो एक्सप्लोड होगी, राइट। हम ये नहीं कहते कि डेथ रेट को बढ़ा दो, दिस इज़ रॉन्ग। हम कहते हैं बर्थ रेट को हमें कम करना चाहिए, राइट। सो बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी वर्ल्ड के अंदर हम कुछ डेटा देखें तो 1900 के अंदर वर्ल्ड में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, एंड 2000 यानी 100 साल के बाद 6 बिलियन तक ये आंकड़ा पहुंच गया। कहाँ तक, 6 बिलियन, 3 टाइम्स हो गई है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन जस्ट 100 ईयर्स। और फिर 2011 में हमें 7.2 बिलियन तक देखने को मिली है, राइट। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 350 मिलियन थी, है ना, 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1947 पे आपकी 350 मिलियन थी। 2000 यानी लगभग 50 साल है, 53 ईयर्स लगा लो, 50 साल के अंदर आप देखो आपकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है। क्या हो गई है, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है, यानी 1 बिलियन जनता हो चुकी थी। और आप देखो 2000 में टोटल 6 बिलियन थी, जो कि वर्ल्ड में भी काफ़ी बड़ी थी। अगर हम देख लें 1900 तो आधे 2 बिलियन टोटल थे, 1 बिलियन इंडिया, है ना। बट अगर हम 2000 की बात करें, 2000 के अंदर 1 बिलियन हो गई थी इंडिया में, एंड 6 बिलियन हो गई थी वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड में भी बढ़ चुकी थी, बट इंडिया में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आप सोचो। एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड वॉज इंडियन। 6 बिलियन टोटल जनता, और इंडिया जो है पूरे ग्लोब में इतना सा भी नहीं है, और उसकी 1 बिलियन जनता, राइट। और अब हम देखें मई 2011 में यहाँ पे तो 1.2 बिलियन बढ़ी है, यहाँ पे हमें 0.2 बिलियन इंक्रीज देखने को मिला है। बट जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। इस वजह से प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं, चाहे कितना ही है लो, राइट। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एक्सप्लोड क्यों हुई है, क्योंकि जो रैपिड डिक्लाइन, हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है किसके अंदर, डेथ रेट के अंदर। MMR यानी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, IMR जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर बच्चे हैं, यानी नंबर ऑफ पीपल जो कि लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं, वो ज़्यादा हैं। इस वजह से रिप्रोडक्शन का रेट ज़्यादा है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। तो आरसीएच का जो प्रोग्राम है वो हेल्प करता है रिड्यूस द ग्रोथ रेट। आरसीएच प्रोग्राम का ये भी गोल है कि वो ग्रोथ रेट को कम करे, बट रिडक्शन वाज मार्जिनल, यानी जो रिडक्शन हुई है मार्जिनल सी हुई है, बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को नहीं मिला है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हमारा लेस देन 2% हुआ है, यानी 20/1000 पर ईयर बेसिकली ये हमारा ग्रोथ रेट है ना। यानी कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, 100 में से बेसिकली 100 में से अगर 100 लोगों की जनता है तो 2 लोग हर साल बढ़ रहे हैं, 1000 लोगों की जनता है तो 20 लोग रोज हर साल बढ़ रहे हैं ना। तो अब हमारी 1000 की तो है नहीं, बट ये रेट बता रहे हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारा वो लगभग ऐसे 20 लोग बढ़ते जा रहे हैं 1000 लोगों में पर ईयर। स्टिल ये काफ़ी हाई इनफ है जिससे कि रैपिड इंक्रीज, ये काफ़ी ज़्यादा है अमाउंट जिससे रैपिड इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो हमने आरसीएच प्रोग्राम का काम तो था ग्रोथ रेट को कम करना, पर जो रिडक्शन है ये मार्जिनल है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुई है, राइट। प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। स्कार्सिटी हो गई है बेसिक नीड्स की, यानी जो फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग। अब देखो लोग कहते हैं कि गरीबी हटाओ, है ना, पोवर्टी को हटाओ, बट पोवर्टी तब तक नहीं हट सकती जब तक पॉपुलेशन नहीं कम होगी। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा, रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे ना इंडिया के अंदर, कितने ही बढ़ा लोगे आप, राइट। तो पोवर्टी तो रहेगी ही रहेगी जब तक पॉपुलेशन नहीं कम होगी। अब जापान के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन कम है, हालांकि वो सफ़र कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, बट स्टिल वहाँ पर हर एक बंदा के लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, राइट। तो स्कार्सिटी तो आएगी जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो बेसिक नीड्स की भी स्कार्सिटी आएगी, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। इवन दो प्रोग्रेस हमने बनाई है, पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अभी भी अलार्मिंग है, यानी हमें अभी भी चेतावनी दे रही है, अभी भी वार्निंग दे रही है। आप कितनी प्रोग्रेस बना लो, जिस कंट्री के अंदर जनता ज़्यादा है वहाँ पर गरीबी ज़्यादा होएगी ही होएगी, राइट। गवर्नमेंट जो है उसको काफ़ी सीरियस मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए एक स्मॉल फैमिली नोम बनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जिससे लोगों को मोटिवेट किया गया ताकि वो स्मॉलर फैमिलीज़ की तरफ मूव करें, ठीक है। पहले ज़माने में आपको पता होगा यूजुअली 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे इस तरीके से होते थे। आजकल फिर भी नॉर्मली हम देखें तो 2 बच्चों के ऊपर आ चुके हैं, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो था दैट वाज कि मोटिवेट करना लोगों को टू हैव स्मॉलर फैमिलीज, कि उनकी जो फैमिलीज हैं वो छोटी रहे, राइट। ये स्मॉल फैमिली नोम था। स्मॉल फैमिली नोम क्या कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि मोटिवेट करता है लोगों को टू हैव स्मॉलर फैमिलीज। क्या मेथड्स यूज़ करे गए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, उनको अवेलेबल कराया गया, चीप और अच्छे से अवेलेबल कराया गया। मीडिया में एडवर्टीजमेंट्स हुई, राइट। पोस्टर्स बनाए गए, बिल्स बनाए गए, स्लोगन्स दिए गए जैसे कि हम दो हमारे दो, राइट। मैनी यंग अर्बन कपल्स जो हैं उनको 1 चाइल्ड नोम पे भी अडॉप्ट करवाया, कि जो अर्बन कपल्स हैं जो कि यंग हैं उनको बोला गया कि आप 1 चाइल्ड नोम पे जाओ, राइट, कि एक ही बच्चा करो। क्योंकि अगर हर कपल जो है वो 2 बच्चे कर रहा है, हम दो हमारे तो पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है, कोई ना कोई तो 3-4 कर रहा है, राइट। सो पॉपुलेशन बढ़ेगी। बट अगर हम अगर हमें रिड्यूस करनी है पॉपुलेशन तो हमें 1 चाइल्ड नोम को ही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और हमें रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। अदर मेजर्स क्या रखे गए, मैरिजेबल एज रख दी गई, मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया गया, फीमेल के लिए 18 ईयर्स एंड मेल के लिए 21 ईयर्स। इंसेंटिव्स जो है कपल्स को दिए गए, यानी उनको कुछ फ़ायदे दिए गए जिनकी छोटी फैमिलीज हैं, ऐसे कपल्स जिनकी छोटी फैमिलीज हैं उनको कुछ फ़ायदे दिए गए। गोल था टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। जो अनवांटेड अगर इफ़ एनीबडी इज़ गेटिंग प्रेग्नेंट अनवांटेडली, वो होना नहीं चाहते थे, बट उनको प्रिवेंट कर पाना है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके या फिर एमटीपीज को लीगलाइज करके, राइट। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होता है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, यानी यूज़र जो है उसे ईजिली यूज़ कर पाए, ईजिली अवेलेबल हो हर जगह पे, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बार ही, जैसे हमने सर्जिकल मेथड्स जो हम देखते हैं वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है,
ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल होने चाहिए, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ही कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव के अंदर इंटरफेयर नहीं करने चाहिए और सेक्सुअल एक्ट के अंदर भी इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। यहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नेचुरल ट्रेडिशनल, राइट, नेचुरल ट्रेडिशनल हो गए जो पुराने तरीके हैं, देन बैरियर मेथड, देन आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। पहले हम नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स देख लेते हैं। इसमें इनका मेन रूल, इनका एक मेन प्रिंसिपल क्या होता था कि ये मीटिंग को अवॉइड कर पाएँ, किसकी? ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड कर पाएँ, यही इनका मेन मोटिव है बेसिकली। इन सारे इनका मेन प्रिंसिपल है सारे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स का। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के अंदर बेसिकली क्या है, जो फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल का, उस वाले टाइम के अंदर कोइटस को अवॉइड करो, उस टाइम पे कोइटस मत करो। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर एक फीमेल के अंदर 28 डेज की साइकिल चल रही है, राइट। अब क्योंकि फीमेल के अंदर वेरी करती है तो फिर ये फर्टाइल विंडो भी जो है वेरिएबल हो जाती है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इस पीरियड के अंदर हाईएस्ट होता है और आसपास का जो टाइम होता है उस पर बहुत लो चांसेस होते हैं। तो इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, इससे क्या होता है? कंसेप्शन प्रिवेंट होती है, यानी कि बच जाता है। बट द पॉइंट इज कि क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल को मान लो 28 डेज की साइकिल थी यूजुअली, बट इस टाइम उसकी साइकिल 35 डेज की हो जाती है एंड उसने 28 डेज के अकॉर्डिंग अपना फर्टाइल विंडो बना रखी थी, तो अब वो फर्टाइल विंडो जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है अगर उसकी साइकिल 35 डेज की है, तो इसके अंदर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये इतना सेफ मेथड नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट है विड्रोवल और कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर क्या है, जो मेल है पेनिस को विड्रॉ कर ले, यानी कि इंटरप्ट कर दे कोइटस को जैसे ही इजैक्यूलेशन होने वाली हो उससे पहले, राइट। इससे क्या होगा? इंसेमिनेशन नहीं होंगी तो स्पर्म और ओवा मीट नहीं करेंगे, राइट। बट ये भी अच्छा मेथड नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। देन बात करें लैक्टेशनल एमेनोरिया की। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? जब इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ वन चाइल्ड, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन जो है अकर नहीं करती है, अराउंड 6 months तक नहीं करती आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पे एब्सेंट होती है, तो फिर उस टाइम पे अगर हम कोइटस कर रहे हैं तो वो यूजुअली सेफ होता है, वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, राइट। तो ये इफेक्टिव होता है अराउंड 6 months, पर इसके एडवांटेजेस के इसमें कोई मेडिसिन नहीं लग रही, कोई डिवाइसेस नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बट इसका डिसएडवांटेज क्या? इसके हाई चांस है फेल होने, क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता 5 months में हो जाए, क्या पता 7 months में हो जाए, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो चुकी है ना। देन हम आते हैं, बात करते हैं टुवर्ड्स द, ये तो नेचुरल हो गए ख़त्म हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, विच इज़ योर बैरियर मेथड। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि ये फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट कर पाए, यानी स्पर्म और ओवा फिजिकली मीट ना कर पाए, ठीक है। इसका क्या था कि ओवम और स्पर्म को मीट ना करने, इसमें फिजिकली मीट ना करने दे। ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई डिवाइस यूज़ हो रहा है, राइट, यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है, नॉलेज से ही कर रहे थे, है ना। सो इसमें पहला है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स की बात करूँ तो ये थिन रबर के होते हैं, थिन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स शीट के, या तो पेनिस पे या फिर विजाइना पे, दोनों पे, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। कोइटस से पहले इसे डाला जाता है और ये क्या करता है? एंट्री को प्रिवेंट करता है सीमेन की इनसाइड द यूट्रस, देन द इनसाइड द फिलोपियन ट्यूब। इस वजह से सीमेन अंदर नहीं जाता तो फिर स्पर्म और ओवा मीट नहीं करते, राइट। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो प्रेगनेंसी भी नहीं होती। ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करता है, ये साथ में STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी ये प्रिवेंट करता है, जो कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी ये प्रिवेंट करता है, एड्स से भी हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। एक पॉपुलर ब्रांड जो है दैट इज़ योर निरोध, विच इज़ फॉर मेल कॉन्डम्स। देन बात करें फीचर्स इसके क्या हैं, डिस्पोजेबल होता है, वन टाइम यूज़ होता है, सेल्फ इंसर्टेड यानी खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, डॉक्टर्स या किसी मेडिकल टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इससे प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है, राइट। देन बात करते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स की। ये जो है ये रबर के बैरियर्स होते हैं जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं और ये सर्विक्स को कवर करते हैं। जो फीमेल की विजाइना को कवर नहीं करते, जो फीमेल की सर्विक्स होती है उसको कवर करते हैं, वहाँ पे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। क्या चीज़ें हैं? डायफ्राम है, ठीक है, सर्विकल कैप्स हैं एंड वोल्ट्स हैं। अच्छा, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं अगर,
सो ये तो आपका मेल के लिए हो गया, एंड देन ये फीमेल के लिए हो गए कॉन्डम। देन ये कॉपर टी होती है कुछ इस तरीके की, देखो टी है, कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। देन हमारे पास ये इम्प्लांट्स होते हैं जो भी हमें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। या हाँ, तो अभी हम थे डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट। सर्विकल कैप्स तो नाम से पता चल रहा है, डायफ्राम्स और वोल्ट्स, राइट। तो इनका हम यूज़ करते हैं जो कि स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। इसको हम ऑफन यूज़ करते हैं, इसको किसके साथ, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगा देते हैं, यानी स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स, यानी एक ऐसी क्रीम्स, ऐसी जेलीज, ऐसी फॉर्म्स के साथ इसको यूज़ करते हैं जो स्पर्म को मार देती है, राइट। देन बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी ऐसे डिवाइसेस, ये सब कुछ क्या थे जो कि फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट कर रहे थे। ये फीमेल ट्रैक्ट, यानी कि बेसिकली कहाँ पे डाला गया, सर्विक्स को कवर कर रहा था ये, ताकि मीटिंग ना हो पाए। ये पेनिस या वेजाइना को कर रहा था, राइट। नेक्स्ट जो है ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये इंसर्टेड होता है इनटू द यूट्रस बाय डॉक्टर्स और द नर्स। ये इसमें मेडिकल हमें चाहिए होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल बेसिकली फैसिलिटी चाहिए होती है। डॉक्टर्स और नर्स जो है यूट्रस के अंदर इसे इंसर्ट करते हैं फीमेल की। ये दो तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग। या तो नॉन मेडिकेटेड होंगे यानी कोई मेडिसिन नहीं लगी हुई, सिंपल इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपिज लूप, क्या एग्जाम्पल हो गया, लिपिज लूप, राइट। देन कुछ कॉपर रिलीजिंग होते हैं जो कॉपर को रिलीज करते हैं। कॉपर की वजह से क्या होता है ना, फेगोसाइटोसिस हो जाता है स्पर्म का, यानी स्पर्म जो है मर जाते हैं। कॉपर आयंस जो है स्पर्म को मूव करने से रोकते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है उसको भी कम कर देते हैं। तो क्या नाम है होंगे यहाँ पे, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दो तरीके के हैं, नॉन मेडिकेटेड में है लिपिस लूप, और मेडिकेटेड यानी कॉपर रिलीजिंग जो होती हैं आपकी, दे आर कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। यहाँ पे हमारे पास क्या था, डायफ्राम्स थे जो कि सर्विक्स में इंसर्ट हो रहे थे, है ना। डायफ्राम्स थे, सर्विकल कैप्स थे और वोल्ट्स थे। क्या क्या था, डायफ्राम थे, सर्विकल कैप्स थी और वोल्ट्स थी। और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करूँ तो नॉन मेडिकेटेड हमारे पास है लिपिस लूप, और मेडिकेटेड यानी कॉपर रिलीजिंग जो है वो है कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टीलोड 375। आई होप आई एम क्लियर, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, यानी कि ऐसी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। थर्ड टाइप है, दो टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थर्ड टाइप है ऐसी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टासर्ट क्या करती है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती है। देन LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, क्या नाम है, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये करती है यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी इम्प्लांटेशन हो नहीं पाती यूट्रस के अंदर, और जो सर्विक्स होती है वो हॉस्टाइल हो जाती है स्पर्म के लिए, यानी कि बेसिकली जो यूट्रस है वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती सर्विक्स से, स्पर्म जो है बेसिकली स्पर्म जो है सर्विक्स से हॉस्टाइल हो जाता है, यानी सर्विक्स के अंदर ही रह जाता है, आगे मूव नहीं कर पाता, राइट। इसके यूजेस क्या है, आइडियल है फीमेल के लिए जिनको प्रेगनेंसी को डिले करना है, ठीक है। ये जो हम आईयूडीज है इनको एक बार इंसर्ट करवा लिया जाता है, ऐसी फीमेल्स के लिए यूजफुल है जो प्रेगनेंसी अभी यानी अभी प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, बाद में फ्यूचर में होना चाहती है, तो फिर डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी को। वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया के अंदर, एक बार जाके इसको इंसर्ट करवाना होता है, देन इसकी चल जाता है, राइट। देन बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी पिल्स। इसकी स्मॉल डोजेज जो है वो यूज़ होती है प्रोजेस्ट्रोजन की। अब हमें पता है जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन होता है बेसिकली वो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज होता रहता है तो वो मेंटेन करके रखता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। जैसे ही वो प्रोजेस्ट्रॉन हमारा एकदम से डिक्रीज होता है वैसे ही मेंस्ट्रुएशन जो है वो हो जाती है। तो हम जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी पिल्स दे रहे होते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल डोजेस दी जाती हैं प्रोजेस्ट्रोजन की या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की, राइट। इनको टैबलेट्स की तरह लिया जाता है। इसका मेथड क्या होता है, इसको डेली लेना होता है फॉर 21 डेज, 21 दिन तक इसे रोज़ देना है, और 5 डेज ऑफ साइकिल से स्टार्ट करना होता है और 7 दिन के गैप पे लेना होता है। बेसिकली इसको हम लेते हैं 5 डेज ऑफ साइकिल की स्टार्ट पे ही इसे लेना शुरू कर देते हैं, और इसे 21 डेज तक हम लेते हैं, 21 डेज तक लेते हैं, और फिर 7 डेज इसको नहीं लेते हैं, और उन 7 डेज के अंदर ही मेंस्ट्रुएशन हो जाती है और साइकिल जो है रिपीट होती है। इससे क्या होता है,
कि अगर आप ये पिल्स ले रहे हो 21 डेज एंड देन 7 डेज का गैप, तो उस टाइम के अंदर आपको प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती है। एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, और अगर ओव्यूलेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर देता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इफेक्टिव होता है पर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, काफ़ी वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है, लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं इस तरीके को भी। देन हमने सहेली जो पढ़ी वो एक नॉन स्टेरॉयडल है, यानी इसमें कोई हॉर्मोन्स नहीं हो रहे हैं, वंस अ वीक पिल है वो, वंस अ वीक पिल है वो हम ले रहे हैं 21 दिन रोज एंड दिन 7 दिन ले रहे हैं, ये एक हफ्ते में बस एक ही बार लेनी है, और इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है बहुत ज़्यादा भी है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है एज कम्पेयर टू अदर पिल्स, राइट। तो ये सहेली जो है ये बहुत अच्छी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, राइट। उसके बाद इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स होते हैं, प्रोजेस्ट्रोन और बेसिकली प्रोजेस्ट्रोन अलोन या फिर प्रोजेस्ट्रोन विद एस्ट्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या इम्प्लांट्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस या फिर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं अंडर द स्किन। एक्शन इनका सिमिलर होता है पिल्स की जैसे ही, लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड है, काफ़ी अच्छा इफेक्टिव पीरियड होता है। इसके बाद हम बात करें कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो होते हैं पिल्स या फिर आईयूडीज को इंसर्ट करवा लेना विद इन द 72 आवर्स। अगर मान लो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कब यूज़ होते हैं, मान लो कोइटस हो चुका है, देन अब आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू अवॉइड प्रेगनेंसी, सो उस टाइम पे हम कुछ पिल्स ले सकते हैं, आईयूडीज को इंसर्ट करा सकते हैं विद इन 72 आवर्स। ये यूज़ होता है कब, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो या फिर रेप का केस हो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का केस हो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सर्जिकल मेथड्स पे, विच इज स्टेराइलाइजेशन, यानी कि सर्जिकल मेथड्स जो हैं वो बंदे को स्टेराइल कर देते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टेराइलाइजेशन, यानी फर्टाइल नहीं रहते हैं। टर्मिनल मेथड है, यानी जब आपको लगे कि हाँ इसके बाद आई वोंट नो किड्स इन माई लाइफ, तब आप जो है सर्जिकल मेथड को रेफ़र कर सकते हो। इसे तब यूज़ करता है जब हमें और कोई चिल्ड्रन नहीं चाहिए होता है। ये गमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है और जिससे कि कंसेप्शन होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। मेल्स के अंदर जो सर्जिकल मेथड्स को अडॉप्ट किया गया है दैट इज़ वासेक्टमी। इसमें वास्ट डिफरेंस जो होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। एक स्क्रोटम, बेसिकली जो स्क्रोटम होता है वहाँ पे एक स्मॉल इंसिजन लगाई जाती है और इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टमी होती है जिसमें एब्डोमेन या फिर वेजाइना के थ्रू कट लगाया जाता है और फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। ये काफ़ी हाईली इफेक्टिव है, इसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी है, यानी अगर आप डॉक्टर को बोलो कि नहीं यार अब मुझे बच्चा चाहिए तो अब आप मेरे वापस से रिवर्स करके दो, वापस से जोड़ के दो, तो उसकी जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि मेडिकल एडवाइस के साथ, अगर जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का चॉइस है वो मेडिकल एडवाइस के थ्रू आपको लेना चाहिए, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो रेगुलर एक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे यूज़ किया जाता है प्रिवेंट या फिर डिले करने के लिए प्रेगनेंसी को। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होती है। पॉसिबल इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रेयर जो होते हैं, जो कि नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और वेरी रेयर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, राइट। सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन ये आपका वासेक्टमी का डायग्राम है, इसको इस तरीके से टाई कर दिया गया है, ये वास्ट डिफरेंस थी है ना, फिलोपियन ट्यूब को यहाँ पर टाई कर दिया गया जो कि आपकी ट्यूबेक्टमी है, राइट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एमटीपी। एमटीपी की बात करूँ तो एमटीपी बेसिकली क्या है, जब इंटेंशनली या वॉलंटरली टर्मिनेशन करवानी हो प्रेगनेंसी की बिफोर फुल टर्म, यानी बिफोर जब पूरा बच्चा बन चुका है, इसी को ही हम एमटीपी कहते हैं या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन होता है जब बच्चा जो है अंदर उसकी डेथ हो जाए, राइट। इंड्यूस्ड एबॉर्शन जब हमने खुद से जाके एमटीपी करवाई है या फिर इंड्यूस करवाया है एबॉर्शन को, तो नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज जो हैं वो परफॉर्म होती हैं हर साल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ये जो अकाउंट है बेसिकली 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, यानी जितनी भी टोटल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें से 1/5 जो है एमटीपी, यानी वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन हो जाता है उनका, राइट। सो देखो अगर मान लो ये ना हो तो आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, राइट। एंड दैट टू ये होगी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट।
सो लीगलाइजेशन ऑफ एमटीपी की बात करें तो एक्सेप्टिंग और लीगलाइजिंग एमटीपी जो था, यानी एमटीपी को एक्सेप्ट किया जाए या लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए, ये बहुत ही डिबेटेड सा बेसिकली तरीका था, क्योंकि इसमें इमोशनल इश्यूज थे, एथिकल इश्यूज थे, रिलीजियस इश्यूज थे और सोशल इश्यूज भी आते हैं। पर इंडिया में 1971 के अंदर एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था। उसमें पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे जिसका मिसयूज ना हो, यानी फीमेल फीटिसाइड ना किया जाए, इलीगल फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। यानी आपको पता चल गया कि फीमेल है इसीलिए आप मार रहे हो, तो इसके बेसिकली एक मिसयूज था एमटीपी का। एमटीपी कब किया जाता था? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए, या फिर रेप केस के अंदर। ऑल्सो नेसेसरी व्हेन प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल हो मदर को, प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल हो फीटस को, और रिस्क दे या तो किसी की भी लाइफ को बेसिकली अगर रिस्क है तो उस केसेस के अंदर भी ये नेसेसरी हो जाती है, राइट। सेफ्टी क्या है एमटीपी की? एमटीपी जो है बेसिकली सेफ होता है अगर हम करवा रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर, यानी अप टू 12 वीक्स अगर हम करवा रहे हैं तो ये सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? मैनी एमटीपीज जो है वो अनक्वालिफाइड पर्सन करते हैं, यानी वो क्वालिफिकेशन पर्सन से नहीं कराते, क्वालिफाइड पर्सन से, जिसकी वजह से अनसेफ अबॉर्शंस होती हैं जो कि फेटल होती हैं, उससे डेथ हो सकती है, राइट। अनदर मिसयूज क्या है? मिनियोसेंटेसिस है, सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं और फिर अगर फीटस फीमेल होती है तो फिर उसको अबॉर्ट करवा लेते हैं, जो कि इलीगल है। अवेयरनेस की नीड क्या है? इलीगल अबॉर्शंस जो है वो डेंजरस है मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। सोल्यूशन क्या है इसका? प्रॉपर काउंसलिंग करी जाए, अवॉइड किया जाए अनप्रोटेक्टेड कोइटस, एंड बेटर हेल्थ और केयर फैसिलिटीज जो है वो दी जाए, राइट। क्योंकि एमटीपी स्टिल एक सोशली अगर हम देखें, अपने इमोशनली अगर हम देखें तो फिर भी एक चीज़ हमें गलत लगती है, राइट। देन बात करें अगर हम, येलो बॉक्स एक एमटीपी का दिया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 का, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था। इसका एम था इलीगल अपोर्शंस जो हो रही हैं उसको कम करने का, और मेटर्नल मोर्टेलिटी को रिड्यूस, यानी जो मदर है उसकी मरने के रेट को कम करने के लिए, ताकि मॉर्बिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं अंडर दिस कंडीशन। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर करा रहे हैं 12 वीक्स के अंदर अंदर, तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अगर ओपिनियन दे दे, यानी रेकमेंड कर दे कि एमटीपी कर दो, तो कर दी जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चंस होंगे, और कुछ आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पाएगी, बस एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है वो अगर ओपिनियन दे दे या कह दे, रेकमेंड कर दे, तो कर दी जाएगी। अगर 12 to 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर करी जा रही है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का हमें ओपिनियन जो है वो चाहिए होता है। इसे अलाउ किया जाता है तभी, या तो कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो रिस्क दे रही है मदर की लाइफ को, या फिर फिजिकल इंजरी या मेंटली इंजरी दे रही है, रिस्क दैट चाइल्ड जो है वो पैदा हो किसी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी से पैदा हो रहा है, मेंटल एबनॉर्मेलिटी से हो रहा है, फिर सीरियस हैंडीकैप है, इन कंडीशंस के अंदर हम रेकमेंड कर देते हैं, राइट। देन बात करते हैं STIs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के ऊपर। जो इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होती हैं थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन्हीं को ही हम कहते हैं STIs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर हम कहते हैं VD विच इज़ वेनरल डिजीजेज, या फिर हम कहते हैं RTI विच इज़ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ कॉमन STIs यानी कुछ कॉमन इन्फेक्शंस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं आर गोइंग टू बी गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल होप्स, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV है ना। और HIV को हम और डिटेल में बढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। HIV जो है वो एड्स कोज करती है, राइट। गोनोरिया जो है वो बैक्टीरियल है, साइफिलिस जो है वो बैक्टीरियल है, जेनाइटल होप्स आपकी वायरल डिजीज़ है। देन बात करें क्लमाइडियासिस आपकी बैक्टीरियल है, जेनाइटल वॉर्ट्स आपकी वायरल है, ट्राइकोमोनियासिस इकलौती है जो कि प्रोटोजोनल है। देन बात करें हेपेटाइटिस बी एंड HIV दोनों ही, एड्स बेसिकली हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों ही वायरल है। सो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगी, जो भी आपकी बैक्टीरियल हैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ विद दिस कलर, ठीक है। तो गोनोरिया, साइफिलिस एंड क्लमाइडियासिस आपकी बैक्टीरियल है।
देन जो वायरल है इज योर जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ठीक है, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। बैक्टीरियल कौन कौन सी हैं? गनोरिया, साइफिलिस एंड क्लमाइडियासिस, गनोरिया, साइफिलिस एंड क्लमाइडियासिस। एक लोती आपके पास इस चैप्टर में है प्रोटोजोनल, विच इज योर ट्राइकोमोनियासिस। प्रोटोजोनल कौन सी है? ट्राइकोमोनियासिस। वायरल कौन सी है? एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है। बैक्टीरियल क्या है? गनोरिया, साइफिलिस एंड क्लमाइडियासिस। आई होप आई एम क्लियर। अब मोड्स क्या होते हैं इन डिजीज़ेस के ट्रांसमिट होने के? मोड्स क्या हैं? अगर हम इन्फेक्टेड निडल्स को शेयर करते हैं तो हो सकते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, अगर हम एक ही बंदे को दूसरे बंदे में शेयर कर लेते हैं तो उनकी वजह से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। देन हम अगर बात करें कि इसको क्योर करने का क्या तरीका है, या फिर ये क्योरेबल है भी या नहीं है, ठीक है, कि इनकी क्या क्या ये क्योरेबल है। पहला जो कैटेगरी है विच इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस, यानी ये क्योरेबल होते हैं अगर अर्ली स्टेजेस पे हमने इन्हें डिटेक्ट कर लिया, विच आर गोइंग टू बी गनोरिया, क्लमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, साइफिलिस एंड जेनाइटल वॉर्ट्स। मोस्ट ऑफ देम आर क्योरेबल अगर हमने इन्हें अर्ली डिटेक्ट कर लिया। कुछ हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। HIV तो हम सबको पता है कि नहीं हो सकता है कम्प्लीटली क्योरेबल। हेपेटाइटिस बी भी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। जेनाइटल हर्ब्स भी नहीं है, याद रखना है, जेनाइटल हर्ब्स भी नहीं है, HIV भी नहीं है, यानी बेसिकली एड्स नहीं है। एड्स, जेनाइटल हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस बी जो है ये तीनों के तीनों कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। इसका दीज आर ट्रीटेबल बट दे आर नॉट क्योरेबल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो है दे आर ट्रीटेबल है ये, बट क्योरेबल ये नहीं है, ठीक है। ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं होते हैं। देन बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देंगे अगर हमें STIs हैं, VD है, या फिर हमें RTIs है, राइट। तो अर्ली जो कि माइल्ड सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं, माइल्ड सिम्टम्स इस केस के अंदर हमारे पास जो होंगे, जो हमें अर्ली बहुत पहले दिखाई देंगे, इट इज़ गोइंग टू बी इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। एंड फीमेल जो है ऑफन एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी फीमेल्स के अंदर यूजुअली ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं इवन इफ डिजीजेस हो जाती हैं। इसी वजह से एक दिक्कत आती है कि वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं फॉर दी लॉन्ग टाइम इन द केस ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के केस में अनडिटेक्टेड रह सकते हैं क्योंकि फीमेल्स जो होती है एसिम्प्टोमेटिक हो सकती हैं ऑफनली, ठीक है। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट ना करें, इनको अनट्रीटेड छोड़ दें, तो इसकी वजह से PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकते हैं। क्या हो सकता है? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकते हैं। अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह पे कहाँ पे हो जाए? फिलोपियन ट्यूब में हो जाए। देन इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है, ठीक है, स्टेराइल हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। STIs जो है एक मेजर थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी, यानी अगर कोई सोसाइटी हेल्दी है तो उसका मेजर थ्रेट जो होता है वो कौन है? STIs ही मेजर थ्रेट है, राइट। इम्पॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स के? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स जो है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये फोकस करते हैं ऑन द प्रिवेंशन, कि जो डिजीज़ेज़ हैं उनको हम प्रिवेंट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेज़ जो हैं कुछ तो क्योरेबल हैं बट कुछ जो हैं वो क्योरेबल नहीं है। इस वजह से हम प्रिवेंशन पे हेल्प करते हैं या फिर अर्ली डिटेक्शन पे फोकस करते हैं। जो डिजीज़ेस क्योरेबल है वो भी तभी क्योरेबल है जब वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स थे, जो RCH है इंडिया में, ठीक है, वो किस पे फोकस कर रहा है? प्रिवेंट करने पे, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, और जब अर्ली डिटेक्ट हो गया तो उसे उसी टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए। जो STIs हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स जिसके देखने को मिलते हैं वो एज ग्रुप है 15 to 24। यहाँ पे NCERT कहती है कि 15 to 24 ईयर्स जो है यहाँ पे कॉमन है, द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, राइट। सो 15 to 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू ऑल दीज डिजीजेस। देन बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ STIs की। क्या करना है? अवॉइड करना है सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। कॉन्डम्स का यूज़ करना है। अगर डाउट है तो फिर हमें
क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना है जल्दी से, राइट। अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो कंप्लीट क्योर जो होता है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन देखें तो डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट इनफर्टिलिटी। यानी अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं और इनफर्टिलिटी पे बात ना करूं तो डिस्कशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। कई सारे कपल्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इनफर्टाइल होते हैं। जो कपल होता है वो इनफर्टाइल होता है। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यानी कि अगर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, राइट। अगर मैं बात करूँ इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या क्या होते हैं तो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं यानी बाय बर्थ, देन कुछ डिजीजेस की वजह से हो सकता है, देन ड्रग्स की वजह से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल कॉजेज की वजह से भी हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से। इंडिया के अंदर often the female is blamed but in many cases the problem lies in the main partner, ठीक है। यानी कि इनफर्टिलिटी की वजह से फीमेल को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है इन इंडिया के अंदर, पर यूजुअली जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो मेल के अंदर होती है, राइट। ट्रीटमेंट क्या है इनफर्टिलिटी का? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इनका डायग्नोसिस करने में, ठीक है, इनकी ट्रीटमेंट करने में और इन सारे डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसी टेक्निक को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जो कि होती है ART। मैंने क्या बोला कि हम कोशिश करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी है उसको हम ट्रीट कर सके, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स में लेकर जाके डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी तो उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। बट अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो उस केस के अंदर स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। इन्हीं टेक्निक्स को हमने नाम दे दिया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, यानी कि ART, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं इनफर्टाइल कपल्स को चिल्ड्रन होने में, राइट। इसके अंदर हमारे पास कुछ अच्छे खासे हैं, राइट। तो हम सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो देखने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी IVF विच इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है इन द लैबोरेटरी, उसी को हम कहते हैं इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, राइट। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको हम, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उसके बाद, अब बेबी तो पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, तो उसके बाद हम ET परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? IVF के बाद, IVF इज फॉलोड बाय बेसिकली ET में क्या होता है? हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दैट टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द लैब इन द फीमेल बॉडी, राइट। ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी इसे कहा जाता है, राइट। इसके बाद, मतलब ये परफॉर्म करने के बाद ET होता है। अब क्या होता है इसका एग्जैक्ट प्रोसेस देखें तो ओवम जो है वो कलेक्ट किया जाता है फीमेल डोनर से। देखो, अब ओवम जो है वो कलेक्ट किया जाएगा या तो फीमेल से, अगर मान लो ये कब यूज़ हो रहा है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, राइट। तो हम या तो ओवम फीमेल से कलेक्ट करेंगे। अब मान लो फीमेल स्टेराइल है, उसके पास ओवम ही नहीं है, तो हम किसी डोनर का ओवम ले लेंगे, राइट। तो हमने बस ओवम लिया यहाँ पे, चाहे वो उस फीमेल का हो सकता है जिस के हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, या फिर किसी डोनर का भी हो सकता है। मैंने ओवम कलेक्ट कर लिया एंड देन हमने स्पर्म कलेक्ट करनी है फ्रॉम इधर द मेल, जो कपल है उसका मेल या फिर डोनर, ठीक है। अगर वो मेल जो है वो स्पर्म्स को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, देन डोनर से ले लेंगे और फिर उनका फर्टिलाइजेशन हमने करवाना है लैब के अंदर। और फिर हमें जब जाइगोट बन जाएगा या फिर एम्ब्रियो, या फिर जाइगोट या फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, उसको हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे, विच इज़ फॉलोड बाय ET, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसी को ही हमने बोला है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आती है, राइट। अब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। हमने कहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है? यूट्रस में करना है, फिलोपियन ट्यूब में करना है, ये डिपेंड करता है, राइट। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हमारे पास होते हैं 2 प्रकार के, विच इज़ जिफ्ट, ठीक है। पहला है जिफ्ट है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी एम्ब्रियो कहाँ पे हमने ट्रांसफर करना है। सबसे पहला तो है जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जब हमारा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बना है या तो वो जाइगोट है या फिर बहुत ही अर्ली एम्ब्रियो है, यानी 8 ब्लास्टोमियर्स तक का है, उस स्टेज पे तो मैं उसे कहाँ पे ट्रांसफर करने वाली हूँ, फेलोपियन ट्यूब में। और उससे मैं बोलूँगी क्या, जाइगोट। जाइगोट को मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसीलिए जिफ्ट बोला। तो इसको तो मैंने फेलोपियन ट्यूब में डाल देना है अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से तक का, यानी जाइगोट से लेकर 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज के बीच में कहीं पे है तो मैं इसे फेलोपियन ट्यूब में डाल दूंगी। उसके बाद अगर एम्ब्रियो के अंदर ज़्यादा 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा आ जाते हैं, राइट, हमने बात की थी ना ब्लास्टुला गेस्ट्रुला, है ना, तो ब्लास्टुला बन जाएगा, है ना, अगर 8 ब्लास्टोमी 8 to 16 क्या होता है आपके पास, मोरुला होता है ना। 8 ब्लास्टोमियर से लेकर 16 ब्लास्टोमियर तक मोरुला स्टेज होती है। मोरुला स्टेज वो स्टेज होती है जो यूट्रस के अंदर एंटर कर रही होती है। इसी वजह से अगर 8 ब्लास्टोमियर्स या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तो हम उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, यूट्रस में करते हैं, क्योंकि मोरुला स्टेज यूट्रस के अंदर ऑलमोस्ट आ चुका था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बनती है ब्लास्टुला एंड देन गेस्ट्रुला, और जबकि ब्लास्टुला पे ही बेसिकली इम्प्लांटेशन हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर ही, और उसके बाद जैसी इम्प्लांटेशन होती है गेस्ट्रुला बन जाता है, राइट। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर समझ में आता है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कब होगा, जब 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा की स्टेज हो जाएगी, या तो वो मोरुला होगा या फिर ब्लास्टुला होगा, ठीक है, तो फिर वो अपने आप इम्प्लांटेशंस हो जाएंगे, राइट। इसमें ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस के अंदर। अब इन वीवो फर्टिलाइज यूज ऑफ इन वीवो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। अब इन वीवो का मतलब क्या हुआ कि फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है, उसका उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो का यूज़ क्या होता है, एम्ब्रियो जो है जो ये फीमेल बॉडी के अंदर बनता है उसको भी हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं व्हेन फीमेल कैन नॉट कंसीव, यानी कि जो एम्ब्रियो, यानी हम फीमेल बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उसको भी हम एक फीमेल बॉडी से लेकर दूसरी फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं जब फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकती, राइट। यानी कि मान लो जाइगोट जो है वो बन चुका है या फिर जो एम्ब्रियो है वो एक फीमेल बॉडी में बन चुका है, पर वो कंसीव यानी इम्प्लांटेशन या ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू अनदर फीमेल, जिसे हम सरोगेट कहते हैं। इस केस के अंदर क्या होता है, सरोगेट मदर होती है, राइट। इस केस में वो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन कर पा रही है जो भी फीमेल है, तो उस केस में हम सरोगेट मदर का यूज़ करते हैं, राइट। देन इसके बाद बात करते हैं गिफ्ट टेक्निक। गिफ्ट के अंदर क्या है, गमीट इंट्राफेलोपियन, ये टेक्निक है। दिस इज नॉट द टेक्निक फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर यहाँ पे खत्म हो गया, मैं यहाँ पे लाइन मार देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है। एम्ब्रियो ट्रांसफर यहाँ तक ओवर है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। अगर आप बोलो ना मैं ऐसे भी कर देती हूँ। दिस वॉज योर फर्स्ट टेक्निक, और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर इसमें यूज़ हुआ ना IVF में, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रिक्स बताइए। देन 2 है ये आपकी, देन ये 3rd है, 3rd टेक्निक, एंड ये आपकी 4th टेक्निक है, राइट। एम्ब्रियो ट्रांसफर किस तरीके से किया जाता है वो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड टेक्निक जो कि है गिफ्ट, है ना, गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर बेसिकली ये कब यूज़ होता है, आपने समझ लिया। हमने IVF कब किया, जब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। हो सकता है स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, ठीक है, इस वजह से नहीं हो पा रही, ठीक है, या फिर हो सकता है यूट्रस जो है वो स्पर्म को इतना सपोर्ट नहीं कर रही है ना, इन वजह से हो सकता है। देन बात करें गिफ्ट की। गिफ्ट जो है गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर क्या होता है ना, जो फीमेल है उसके पास गमीट ही नहीं है। अब फीमेल के पास गमीट ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, अब देखो मान लो फीमेल के पास गमीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर IVF टेक्निक को हम फॉलो कर सकते हैं कि हम गमीट ले लें किसी डोनर का और स्पर्म लेकर और फिर उसे बनाकर अंदर डालते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ कर सकते हैं, बट द अनदर थिंग वी कैन डू इज़, हम ओवम लेंगे डोनर फीमेल का, यानी एक फीमेल जो डोनेट कर रही है उसका हमने ओवम लेंगे और उसका ओवम ही हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे फीमेल के। जो फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसकी फेलोपियन ट्यूब में हम वो ओवम डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फीमेल एक्सपीरियंस कर सकती है, एंड
ये जो है थोड़ा चीप होता है एज कम्पेयर टू आईवीएफ। आईवीएफ से चीप होता है जब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो पा रही है, स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं है और बस ओवम में दिक्कत है, उस केस में हम ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। ये तब होता है जब फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही पर स्पर्म जो है वो बिल्कुल फाइन है, तो हम स्पर्म को नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कोइटस होता है उससे होता है, राइट। बट यहाँ पे यूट्रस जो है वो नॉर्मल है, यानी इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सकता है, उस केस में हम गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो गिफ्ट में क्या हुआ, जब जो हमारी फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तब किया है। यहाँ पे हमने आईवीएफ कब किया था, जब हमारी जो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, तो वो स्पर्म जो है वो इतना मोटाइल नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। ये क्यों हुआ, यहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रही थी, ये हमें क्यों करना पड़ा। इसके अंदर जो गिफ्ट हमने क्यों किया, क्योंकि फीमेल की बॉडी में ओवम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीएसआई, जो कि है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर बेसिकली ये कब यूज़ होता है, जब स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम हो। क्या हो, स्पर्म काउंट जो हो वो बहुत ही कम हो, वेरी लो है। तो हम क्या करते हैं ना, हम स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली ओवम के अंदर, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। स्पर्म को स्विम करके जाना नहीं पड़ता, जोना पेल्यूसिडा को कवर करके, है ना, वो सब कुछ नहीं करना पड़ता। स्पर्म काउंट कम होते तो फिर वो पहुंच नहीं पाता है ओवम तक, राइट। पर जो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ओवम है फीमेल का, यानी जो सेकेंडरी oocyte है, उसके अंदर डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यानी सीधा साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं, वरना तो जोना पेल्यूसिडा वो क्रॉस करके एक्रोसोम रिएक्शन होता था, है ना। सीधा हमने साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया स्पर्म से इंजेक्शन, राइट। इंजेक्शन की मदद से एक स्पर्म को हमने डायरेक्टली ओवम के अंदर डाल दिया। ये कब यूज़ हुआ, जब स्पर्म काउंट कम था। देन हमने नेक्स्ट क्या है, एआई, जो कि है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या है, मेल जो है इंसेमिनेट करने के अनेबल है बहुत ही, या फिर उसका स्पर्म काउंट कम है। कब यूज़ होगा ये, जब स्पर्म काउंट बहुत कम है या फिर मेल जो है इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। तो हम क्या करेंगे, सीमेन को कलेक्ट करेंगे हस्बैंड या डोनर से और उसको आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर जो मेल है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है सीधा विजाइना के अंदर भी हो सकती है और यूट्रस के अंदर भी हो सकती है। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोल देंगे उस केस के अंदर। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होती है जब हम सीधा यूट्रस के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीधा विजाइना में होती है। ART की लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें काफ़ी हाई प्रिसीजन चाहिए, बहुत केयरफुली इसे परफॉर्म करना होता है। इसमें काफ़ी हाई प्रिसीजन चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये सिर्फ बहुत कम सेंटर्स पे अवेलेबल होती है, अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं होती है फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। देन बात करें कुछ सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल बिलीफ्स हैं ये सब। दीज आर ये जो सारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे इमोशनल बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, सोशल बिलीफ्स हैं, ये लोगों को प्रिवेंट करते हैं कि वो ART को यूज़ करने से। यानी इस वजह से भी लोग जो है ART को यूज़ नहीं करते। कुछ तो अफोर्डेबल नहीं होता, बहुत महंगा होता है। दूसरा कुछ उनके रिलीजियस बिलीफ्स, इमोशनल बिलीफ्स की वजह से भी वो ART को यूज़ नहीं करते कि सोसाइटी क्या कहेगी, है ना। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। इसके बाद बात करें अडॉप्शन की। अडॉप्शन जो है एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आप इनफर्टाइल हो और आप बच्चे पालना चाहते हो बेसिकली। तो ये एम है ऑफ ऑल प्रोसीजर्स हैव चिल्ड्रन। जो भी हमने सारे प्रोसीजर्स पढ़े, सबका एक ही एम था, जो कपल है वो इनफर्टाइल है पर उनको बच्चे चाहिए, दे वांट टू हैव चिल्ड्रन। तो इंडिया के अंदर कई सारे ऑर्फन चिल्ड्रन हैं प्रेजेंट, जिसमें लीगल अडॉप्शन आपको अलाउड है। तो अडॉप्शन जो है एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अगर आपको पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करना है, राइट। तो लीगल अडॉप्शन जो है अलाउड है इंडिया के अंदर, कई सारे ऑर्फन बच्चे हैं, तो अडॉप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करना है। आई होप ये सारा कुछ क्लियर हो गया, राइट। अब एक बार हम समरी देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहती है, टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स दैट इज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, है ना। जो हमारा नेशन है वॉज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हमारा नेशन जो है वो पहला नेशन था इन द वर्ल्ड
टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स एट नेशनल लेवल। हमारा जो देश है वो सबसे पहला देश था नेशनल लेवल पे क्या बनाने में, इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स बनाने के लिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, टुवर्ड्स अटेनिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। और उसका गोल क्या था, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अटेन करना। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एड्स को इंक्लूड करके। ये जो था एक प्राइमरी स्टेप था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, कि हमने काउंसलिंग करी, अवेयरनेस क्रिएट करी लोगों के बीच में इन सब टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, केयर प्रोवाइड करी फॉर द प्रॉब्लम्स दे हैड, लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर डिलीवरी, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि अबॉर्शन, है ना, STIs जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस थे, बर्थ कंट्रोल था, इनफर्टिलिटी थी, पोस्ट नेटल केयर थी, इन सब पे हमने इनको क्या प्रोवाइड किया, मेडिकल इन्फेक्शन या फिर मेटर्नल मैनेजमेंट थी। ये सब एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का, यानी RCH प्रोग्राम जो था उसका ये भी एक बहुत बड़ा बेसिकली एस्पेक्ट था। पहला तो उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, है ना, काउंसलिंग करी, अवेयरनेस बनाई उन टॉपिक्स पे, फिर उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ दी किन किन केसेस के अंदर, वो भी लिखा हुआ है ना। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज़ टेकन प्लेस इन आवर कंट्री, जो इंडिकेट करता है कि हमारा जो मेटर्नल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ है, ठीक है। इन सब से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बढ़ चुकी है। अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और क्योर हो जाता है STI का। असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल्स दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है इनफर्टाइल कपल्स को। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया गया है। बेटर लिविंग कंडीशंस जो है उन्हें प्रमोट किया गया है, जिससे एक्सप्लोजिव ग्रोथ भी हुई है पॉपुलेशन की। ऐसी ग्रोथ, सच अ ग्रोथ नेसेसिटेटेड, इसी की वजह से किसकी ज़रूरत पड़ी, इंटेंस प्रोपोगेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे मूव करने की इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी। कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, IUDs, पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स जो हमने पढ़े। सर्जिकल मेथड्स इरिवर्सिबल थे। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो कि चीप हो, है ना, और सेक्सुअल डिज़ायर से खेल मतलब बेसिकली उसको डिस्टर्ब ना करे, और काफ़ी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी शो करे, राइट। अफोर्डेबल हो, प्राइवेसी हमें दे, यानी कि हमें खुद से इंसर्ट कर पाए, ठीक है। दो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर, उसके नो और लेस साइड इफेक्ट्स हो, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, बट वन इज़ फोर्स्ड टू यूज़ देम टू अवॉइड। पर उसको वो चीज़ें बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना एक ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो हमें चाहिए होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं चाहिए होता, पर एक इंसान जो है फोर्स हो जाता है उसे यूज़ करने के लिए, अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, या फिर डिले करना चाहता है, या फिर स्पेस करना चाहता है प्रेगनेंसी को, राइट। MTP जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो लीगलाइज कर दी गई है हमारी कंट्री के अंदर। MTP जो है वो जनरली परफॉर्म होती है टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। MTPs को परफॉर्म किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, जो कि रेप्स, कैजुअल रिलेशनशिप्स की वजह से होती है। एज ऑल्सो इन केसेस व्हेन द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल, या फिर उन केसेस के अंदर जहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना हार्मफुल हो सकता है, या फिर फेटल, या फिर डेथ कोज कर सकता है, या तो मदर की, या फिर फीटस की, या फिर दोनों की। इन्फेक्शंस और डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। इसी वजह से उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहा जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस है अगर हम इनको ट्रीट ना करते हैं, अगर हम इन STIs को ट्रीट नहीं करते हैं। अर्ली डिटेक्शन जो है इसका बेटर क्योर देती है इन ऑफ दीज डिजीजेस। अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, तो और कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कोइटस, आर सम ऑफ द सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो कि हम ले सकते हैं टू अवॉइड कंट्रैक्टिंग STIs। यानी अगर हमें STIs से बचना है तो हम ये सारे सिंपल प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये डेफिनेशन उसमें लिखी थी, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी कि इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन
प्रेग्नेंट होने का या फिर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की जो इनेबिलिटी है, 2 साल तक अगर आप सेक्सुअल कोहैबिटेशन कर रहे हो अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, यानी आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आप इनफर्टाइल हो, ठीक है। वेरियस मेथड्स जो हैं अवेलेबल हैं आज के ज़माने में टू हेल्प सच कपल्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द ET which is embryo transfer into the female genital tract is one such method and is commonly known as the test tube baby program. I hope I'm clear, right? हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, ठीक है। तो हाँ, ये सारा था। ये जो हमारा RCH प्रोग्राम था, ये कौन सी ईयर में शुरू हुआ था? 1951 के अंदर शुरू हुआ था। इसके अलावा हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको और बढ़ना है आगे तो उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है और मटेरियल सपोर्ट की ज़रूरत है। एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म होता है, ये जानने के लिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड से उससे पता लगाया जाता है। इस पर स्टैचुएटरी बैन लगाया गया है, राइट। देन हमने बात करी थी पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी थी। वर्ल्ड में 2 बिलियन थी, देन 6 बिलियन हो गई 2000 में, फिर अब 7.2 बिलियन है 2011 में। इंडिया में 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और 2000 यानी 50 साल बाद लगभग 1 बिलियन हो गई, यानी ट्रिपल हो गई, ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन हो गई उसके बाद मई 2011 के अंदर, ठीक है। ये कुछ रीजंस थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। स्मॉल फैमिली नोम को हमने जो है प्रमोट किया, छोटी फैमिलीज़ को हमारे दो मैरिजेबल एज रख कर। देन हमने ये सारे मेथड्स पढ़े जो कि हमने पढ़ा पहले, पीरियोडिक एब्सिटेंस जो कि 10 to 17 में अवॉइड करना है डेज़ के अंदर, विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ा। फिर बैरियर मेथड में हमने कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स पढ़े। इसमें निरोध जो था एक पॉपुलर ब्रांड था। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के अंदर हमने पढ़ा कि ये डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा डाला जाता है, राइट। तो नॉन मेडिकेटेड होता है, एग्जाम्पल लिपिस लूप। कॉपर रिलीजिंग आईडीज हो सकती है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग हो सकती हैं जैसे कि प्रोजेस्टास्टोट और LNG-20, राइट। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि स्मॉल डोज ली जाती है, 21 दिन तक लेनी होती है। एंड देन 7 डेज के गैप में मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, जिस 7 डेज के अंदर हम नहीं लेते हैं, राइट। इससे फिर सहेली आई जो कि नॉन स्टेरॉयडल थी, है ना। ये किसने बनाई थी? CDRI, है ना, CDRI लखनऊ इंडिया के अंदर बनी थी, ठीक है। सहेली जो है एक नॉन स्टेरॉयडल यानी कोई हॉर्मोन्स नहीं थे, वंस इन अ वीक पिल थी जो कि हाई कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट्स रखती है, और इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी लेस हैं, या फिर बोल दो नेग्लिजिबल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेवलप हुई थी। इसके आगे हमने पढ़ा इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स जो कि हम स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं, पिल की तरह सेम फंक्शन करती हैं, लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस की बात करें तो पिल्स यूज़ हो सकते हैं विद पिल्स या फिर IUDs विद इन 72 आवर्स, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, रेप है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हुआ है, ठीक है। देन ये कुछ इमेजेस थी। देन हमने वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी बनी जिसकी जो रिवर्सिबिलिटी थी वो बहुत पुअर थी। MTP हमने पढ़ी, MTP को 40 to 50 मिलियन MTPs जो हैं एक साल के अंदर वर्ल्ड वाइड परफॉर्म होती हैं। 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज जो होते हैं वो MTP यानी अबॉर्ट कराई जाती हैं, इंड्यूस अबॉर्शन करा जाता है। MTP को लीगलाइज किया था, बावजूद इतने सारे इश्यूज थे उस पर, फिर भी उसे लीगलाइज किया गया 1971 के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर उसे लीगलाइज किया गया, ठीक है। MTP की सेफ्टी की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होता है, बाद में थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड देन हम बात करें येलो बॉक्स के अंदर क्या लिखा है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस जो कर रहा है वो भी अगर रेकमेंड कर दे तो भी 1 फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक की ही रिकमेंडेशन चाहिए होती है। बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर से पहले हम बात कर रहे हैं तो हमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। देन हम STIs की बात करें, STDs की बात करें, VD की बात करें, RTI की बात करें तो गनोरिया, साइफिलिस और क्लमाइडियासिस बैक्टीरियल होते हैं, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस B और AIDS वायरल हैं, ट्राइकोमोनियासिस आपका प्रोटोजोनल होती हैं। देन बात करूँ जो हेपेटाइटिस B है, HIV है, जेनाइटल हर्ब्स हैं, ये
ये तीनों के तीनों क्योरेबल नहीं है बट ट्रीटेबल ज़रूर है। देन बात करें सिम्टम्स, ये होते हैं जो कि फीमेल जो है एसिम्टोमेटिक रहती है, दैट्स वाई अनडिटेक्टेड रह जाती है फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम इनको ट्रीट ना करें तो फिर PID, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर भी हो सकता है। देन इसको प्रिवेंट किया जाता है, RCH जो है इसे कोशिश करती है प्रिवेंट करने की, अर्ली डिटेक्शन करने की, प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की। 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं मैंने STIs का, अवॉइड करके सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स, इफ़ इन डाउट हमें कंसल्ट करना चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर को। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंप्लीट क्योर जो होता है वो पॉसिबल होता है। इनफर्टिलिटी होती है जब 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तब हम बोलेंगे कि वो कपल इनफर्टाइल है। कोजेस कुछ ये हो सकते हैं, ऑफन फीमेल को ब्लेम किया जाता है जबकि ओफनली मेल के अंदर ही प्रॉब्लम जो होती है मेनली, राइट। ट्रीटमेंट हम करते हैं ये सब कुछ, बट अगर ना हो पाए तो हम ART का यूज़ करते हैं। पहले हमने पढ़ी IVF जो कि फर्टिलाइजेशन ना हो पा रही हो तब यूज़ होती है। IVF के बाद आपका ET होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिफ्ट और IUT दोनों हो सकते हैं। जिफ्ट यानी जब आपका जाइगोट फ्लोपियन ट्यूब में डाला जाए 8 ब्लास्टोमियर से तक की स्टेज हो, 8 से ज़्यादा हो जाए तो हम IUT परफॉर्म करते हैं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। इन वीवो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब सरोगेट मदर का केस हो। देन बात करें गिफ्ट की, तो गिफ्ट गमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र है तब बनता है जब ओवम जो है वो नहीं होता है फीमेल के पास, तो उसका ओवम जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है। ICSI जब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब या तो स्पर्म काउंट कम है या फिर मेल जो है अनेबल है इंसेमिनेशन करने के। इसमें अगर हम वेजाइना में कर रहे हैं तो हम AI बोलेंगे, अगर हम यूट्रस में कर रहे हैं इंसेमिनेशन तो IUI बोल देंगे। लिमिटेशंस क्या है, हाई प्रिसीजन चाहिए, हमें स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, एक्सपेंसिव होता है, कुछ ही सेंटर्स हैं और अफोर्डेबल भी नहीं होता। इसके साथ सोशल इमोशनल बिलीफ्स भी जुड़े होते हैं, इस वजह से भी ART लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अडॉप्शन जो है अच्छा तरीका है अगर आपको पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करना है, और जो अडॉप्शन है वो लीगल हो चुकी है इंडिया के अंदर। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।